जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। सो आज हम लोग वैदिक कोर्स की पहली क्लास करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत कम लोग आए हैं। इतने सारे लोग हैं इस कोर्स में और इतने से मुट्ठी भर लोग आए हैं सुबह सुबह का टाइम। चलिए, बट जो लोग आए हैं वो बहुत अच्छा है कि वो उन लोगों ने अटेंड किया, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकली ये जो मुहूर्त निकाला था मैंने क्लास स्टार्ट करने का, ये आप लोगों के लिए निकाला था, मेरे लिए नहीं था। कि इस टाइम से अगर कोई चीज स्टार्ट की जाती है, इट्स अ वेरी गुड मुहूर्त। तो जो आ रहा था, तो इस टाइम से जो स्टार्ट की जाती है चीज, वो बहुत ही ज्यादा अ, मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और बहुत इजीली आपके साथ रहती है। तो ये टाइम स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए था कि जब एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आती, या फिर कई बार होता है ना कि हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा डीप सब्जेक्ट है, बहुत कोर सब्जेक्ट है, जो बहुत इजीली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इस टाइम पर स्टार्ट करने का मोटिव था ना, वो यही था कि चाहे आप बाकी क्लास रिकॉर्डिंग में भी सुन लो, लेकिन ये जो क्लास है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए बोला भी गया था इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अम, तो बट उसके बाद भी लोगों ने कहा छोड़ो, इतना ही क्या इम्पोर्टेंट है। बट स्टिल कोई बात नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। अम, वैदिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब वैदिक स्टार्ट करेंगे। और सब लोग, जो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी बोलना हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है ना? सो आज जो हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी क्लास की होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास नहीं की होंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों ने क्लास की होंगी उनको बहुत अच्छे से ये वाला जो अब आगे की ये जर्नी होगी, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी अगर आपने ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास कर ली है, जो भी है। तो ये जो आगे की जर्नी है ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये जो मैं क्लास कराने वाली हूँ, ये मेयर रिपिटिशन नहीं होने वाला है। ये सिंपली ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने पहले क्लास में करा रखा है उसका रिपिटिशन हो। समझ में आएगा कि उसका एक्सटेंडेड फॉर्म चल रहा है, उसका और डीपर मीनिंग चल रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ एक बार आपने देखी, पढ़ी, उस चीज़ को दूसरा दृष्टिकोण क्या है उसका, ये समझ में आएगा। ठीक है? और एक चीज़ और बताती हूँ, मुझे डॉक्टर ने ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक के लिए भी बोलने के लिए मना किया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी गले में। मैं उसके बाद भी क्लास में मैंने कहा कि नहीं, आज का मुहूर्त है और मैं आज से ही स्टार्ट करूँगी। बट मतलब यू वोंट बिलीव, इस कोर्स में इतने सारे लोग हैं, लेकिन मुझे लग रहा था, मेरे को ना अंदर से ऐसी इंट्यूशन थी कि यार 6:30 बजे का जो 6:30 पौने 7 का जो टाइम है ना, इसे बहुत लोग आएंगे नहीं, क्योंकि सुबह सुबह उठ पाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। बट ठीक, जिसकी किस्मत में था इस टाइम पर स्टार्ट करना, वही स्टार्ट कर पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले, क्योंकि हम लोग कुछ दोबारा से नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, दोबारा से या पहली बार, ये मान के कि हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मान के एक बार मेरे साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओम गंग गणपते नमः। बोलिए आप लोग भी। गणपते ओम गण गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गणपते ओम गण गणपते नमः। गणपते ओम गण गणपते नमः।
भगवान गणेश साथ रहें और आप सब लोगों को ज्योतिष सिखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग जो सीखें उससे लोगों का भला हो, वो सचमुच में गाइडेंस मिले। हम ना कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें ना मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो काम किस मुहूर्त से स्टार्ट किया जा रहा है। कई बार गलत समय से स्टार्ट करने की वजह से चीज पूरी उतर नहीं पाती है। ठीक है, तो मुहूर्त का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पूरी लाइफ में। इसी वजह से हर काम को करने के लिए एक सही दिन चुना जाता है, चुना जाता था कि काम में कोई रुकावट ना आए, अड़चन ना आए और वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो ये जो समय चल रहा है, ये जो समय स्टार्ट हुआ है अब, ये समय जो स्टार्ट हुआ है ये काम का, ये आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे अच्छा मुहूर्त है। साल में सबसे अच्छा मुहूर्त था ये कि हम अगर इस समय पर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखने का काम स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी रग रग में जाकर बस जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्लैनेट्स के बारे में बात होगी, राशियों के बारे में बात होगी, घरों के बारे में बात होगी। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा बहुत आपको घरों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, राशियों के बारे में बताऊंगी और उसके बाद प्लैनेट्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक प्लैनेट को एक एक घर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक राशि को एक एक प्लैनेट के साथ उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम वैदिक की बात करते हैं ना, तो वैदिक एक अलग दृष्टिकोण दिखाता है। वैदिक एक अलग दृष्टिकोण ये दिखाता है, जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम अनडाउटेडली थोड़ा एक स्पेसिफिक होकर उस पर्टिकुलर टाइम की प्रॉब्लम देखकर उनको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम वैदिक पढ़ते हैं ना, तो वैदिक पढ़ने के बाद ना, वैदिक पढ़ने का जो नजरिया है वो ये है कि हम सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे। वैदिक से हम सामने वाले का इन एंड आउट क्लियरली जान लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये इस तरह से सोचता है, ये इस तरह से खाना खाता होगा, इसके मम्मी का नेचर ऐसा होगा, इसके पापा का नेचर ऐसा होगा, इसके बचपन में ये प्रॉब्लम्स आई होंगी। ये बेसिकली उसका उसका वर्क पैटर्न समझ में आ जाता है, उसके बिना बताए उसका स्वभाव समझ में आ जाता है। वैदिक एक बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप साइंस। कोई भी एस्ट्रोलॉजी का फॉर्म बहुत डीप होता है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा गहरा है, सबसे ज्यादा बड़ा है, विस्तृत है, वो वैदिक है। ठीक है, हम सब लोग घरों के बारे में, अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि आप सब लोगों ने घरों के बारे में पढ़ा हुआ है, आपको नोट्स भी मिले होंगे, उसमें भी होगा, सारी चीजें होंगी कि घरों के बारे में क्या है, कैसे है। प्लैनेट्स के बारे में भी होगा और राशियों के बारे में भी होगा। प्लैनेट्स के बारे में, राशियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये सोच के चलती हूँ कि आपको घरों के बारे में पता होगा। लेकिन थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ, बाकी आप ऑब्वियस ही बात है आप घरों के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने बहुत बार बोला भी है घरों के बारे में। तो हम क्लास वेस्ट नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि क्लास कम पड़ जाती हैं, चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप वैदिक में जब पढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि 12 घर होते हैं, 12 घर होते हैं। और 12 घर, जो ये 12 घर हैं, हर कोई एक घर अपना कुछ अलग अलग सिग्निफिकेंस देता है। एक सेकेंड रुकिए। हम्म, तो 12 घर, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा,
छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12। अब मैं ये सारी बेसिक चीजें दोबारा नहीं बताने वाली कि ये घर हिलेंगे नहीं, ये घर वहीं रहेंगे। ये सारी चीजें आपको प्री कोर्स मटेरियल में मिल गई हो। ठीक है, तो एक बार अगर जिसको भी डाउट्स है वो एक बार वो प्री कोर्स मटेरियल जरूर देख ले। तो ये पहला घर क्या है? पहला घर हम खुद है, हम सेल्फ है, मतलब बेसिकली हमारा अस्तित्व है पहला घर। पहला घर, ध्यान से सुनना ये चीज, पहला घर ना वो घर है जहां से हमने एंट्री ली है इस दुनिया में। धरती और आकाश का ना एक पोर्टल होता है, जब वो खुलता है तो उस पोर्टल से हमारी आत्मा एंट्री लेती है। मान लीजिए यहां पर एरीज राशि है, मतलब पहली ही राशि है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ना, ये कौन से ग्रह से आया है? ये कौन से ग्रह से आया है? अब आपको ये मल्टीवर्स टाइप का लगेगा, लेकिन हाँ ये वही है। हम क्या कहेंगे, ये मेष राशि में इसने जन्म लिया है, ये मंगल ग्रह से आया है। इसकी ये जो आत्मा है ना, इसका ये जो शरीर है ना, ये बेसिकली कौन सी एनर्जी से बना है? ये मंगल की एनर्जी से बना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्यों? क्योंकि मंगल और स्कॉर्पियो दोनों किसकी एनर्जीज है? सॉरी, एरीज और स्कॉर्पियो दोनों किसकी एनर्जीज है? मंगल की एनर्जीज है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति मंगल की एनर्जी लेकर आया है। अगर मान लीजिए यहां इसके पहले घर में एरीज राशि ना होकर कौन सी राशि होती? टॉरस राशि होती। तो हम कहते हैं ये शुक्र ग्रह से आया है। आप समझो, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कौन से ग्रह से आया है। हम जहां से आते हैं वहां का गुणधर्म लेकर आते हैं ना, वहां के जैसे दिखाई देते हैं ना, वहां के जैसे बोली भाषा होती है ना हमारी, हम बेसिकली हमारा अस्तित्व, हमारा जो पूरा का पूरा अस्तित्व है, हम जिस लैंड से आ रहे हैं वहां से रिलेट करता है कि नहीं? मानते हैं ना? तो आप समझना कि कौन सा व्यक्ति कौन से ग्रह से आ रहा है, ये कहां से पता चलेगा? ये उसके पहले घर से पता चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप एक ऐसा व्यक्ति जो मंगल ग्रह से आ रहा है, उससे शांत और बहुत सोबर और बहुत ज्यादा ठहराव की अपेक्षा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? हम लोग दिखते एक हैं, हम लोग दिखते एक जैसे हैं, लेकिन हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग राशियों में, हमारा जो लग्न है, हमारा जो शरीर है, वो दिख रहा है ऊपर से एक जैसा, लेकिन अंदर से एक जैसा है नहीं। ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपकी बॉडी पित्त प्रधान है, आपकी बॉडी कफ प्रधान है, आपकी बॉडी वात है, आपकी बॉडी कफज है। कफ और मतलब ये कुछ एक पर्टिकुलर और वो मिला देते हैं तो उसमें, तो ऐसे करके उन्होंने 6 से 7 टाइप बना रखे हैं आपकी बॉडी के। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, हम सब लोग एक अलग प्रकृति के इंसान हैं, एक अलग प्रकृति से पैदा हुए हैं। राशि, पहले घर में कौन सी राशि बैठी है, पहले घर में कौन सा प्लैनेट आकर बैठ गया है, ये बताएगा हमारी हमारी प्रकृति। तो आप फर्स्ट हाउस को छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपको कभी भी किसी को देखना है तो सबसे पहली क्या चीज देखोगे आप? उसका कोई और घर नहीं देखोगे आप। वो इंसान किसी भी आपसे किसी भी रीजन की वजह से आया है आपके पास, वो इंसान कुछ भी, कोई भी दुनिया में XYZ कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, आप सबसे पहले जो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, आप क्या देखोगे? ये कहां से आया है, ये कौन से ग्रह की एनर्जी लेकर आया है। वो कैसे पता चलेगा? पहले घर में कौन सी राशि बैठी है, कौन से प्लैनेट बैठे। पहला घर इज लाइक द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। पहला घर सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि वो आप खुद हो। आपकी आपका ये जिस शरीर में आप वास कर रहे हो ना, वो है बेसिकली। तो समझ में आया? फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस इज दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं दूसरे घर की।
मैं यहाँ पर ना ये मिटा रही हूँ क्योंकि नंबर से ना मुझे ये भ्रम होने लग जाता है नंबर से कि ये तो राशियां हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स कभी नहीं लिखे होंगे। नंबर्स तो हमेशा मतलब आपको दिमाग में होना चाहिए कि जब अगर हम इस घर के बारे में बात करेंगे तो इस घर के बारे में हम ये दूसरा घर है, इस घर के बारे में हम बात करेंगे ये दूसरा घर है, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। तो दूसरा घर, तो यहाँ पर सेकंड हाउस हमारे लिए जो दूसरा घर है, सेकंड हाउस है हमारा, ये क्या है? पहले घर से हमने जन्म लिया, यहां से फर्स्ट हाउस से हम इस धरती पर आ गए, इस घर से हमने जन्म ले लिया। सेकेंड हाउस हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है, हमारा खाना है, हमारा परिवार है, हमारा हमारे संस्कार हैं। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, पैदा हो गया है, यहां पर पैदा हो गया, पैदा होने के बाद क्या चाहिए उसको? तुरंत क्या चाहिए? खाना। तो हमारे बेसिकली सेकेंड हाउस हमारे रिसोर्सेज का है, सेकेंड हाउस हमारे रिसोर्सेज का है। अब हमारे रिसोर्सेज क्या क्या है? एक इंसान को पैदा होने के बाद सबसे पहला रिसोर्स क्या चाहिए होता है? खाना। तो सेकेंड हाउस हमारे खाने का है। सेकेंड हाउस हमारी हमारी वाणी कैसी होगी, हम बोलेंगे कैसे, हम किस तरह से बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर सेकेंड हाउस में किसी के चंद्रमा है तो वो बहुत ही प्यार से बात करेगा, प्यार से बोलेगा, उसकी आवाज में एक मीठापन होगा, उसकी आवाज में एक सौम्यता होगी, एक सॉफ्टनेस होगी। सेकेंड हाउस में अगर किसी के शुक्र है तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी एक आवाज में एक ध्वनि में एक मधुरता होगी। लेकिन सेकेंड हाउस में शनि आ गया, अब सेकेंड हाउस में शनि आ गया, अब शनि क्या बहुत मधुर होगा, बहुत प्यारा होगा, बहुत इट्स अ बहुत अच्छी शनि होगा, इंसान की वाणी से झूठ निकलेगा। सेकेंड हाउस में अगर शनि आ जाएगा किसी के भी, तो आप देखना कि वो चाहे ना चाहे उसके शब्दों में कुछ वो एक झूठ की मिलावट आ जाएगी। यहां पर राहु केतु आ गए तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ना कुछ जब अगर यहां पर सेकेंड हाउस में आप किसी का देखो राहु आ गया, ऐसा व्यक्ति ना आगे से आगे वाली बातें बता देता है, बिना बिना कुछ सोचे आगे से आगे वाली बातें बता देता है, फोरकास्ट कर देता है। केतु आ जाएगा, यहां पर वो बहुत लिमिटेड बोलेगा, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा बोलेगा, बहुत लिमिटेड बोलेगा जो बोलेगा। ठीक है, राहु केतु मेलेफिक्स है, झूठ भी बोलेगा। मंगल आ गए, अब मंगल ऐसे आदमी की जो वाणी होगी वो बहुत कर्कश होगी, बहुत ज्यादा कर्कश होगी। तो बेसिकली ये वाणी का क्वालिटी बताता है कि आपकी वाणी की क्या क्वालिटी होगी और हमारी वाणी कैसी होगी। सेकेंड हाउस हमारे संस्कारों का भी है, आप किस तरह से बोलते हो ये बता देता है ना आप कौन से घर से आते हो। आपने बचपन से लेकर आज तक क्या सीखा है वही तो बोलते हो। ऐसा तो हुआ नहीं कि आप एक इंडियन पेरेंट्स के घर में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए और आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया। हम वही बोलते हैं जो हमें हमारे बचपन में सिखाया जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सेकेंड हाउस हमारे सारे रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोल रही हूँ सारे रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज मतलब सेकेंड हाउस हमारा वो धन है जो हम संचय करके रखते हैं। हर वो चीज जो हम संचय करके रखना चाहते हैं वो सेकेंड हाउस से देखते हैं, जो हम अपने अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं अपने अंदर। जैसे हमारे संस्कार जो हमने बचपन से देखे हैं, जो हमने बचपन से सुना है, जो हमने अपने माँ बाप को करते हुए देखा है, अपने परिवार अपने कुटुंब में करते हुए देखा है, वो हम लोग अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। वो सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस से आप किसी का खाना देख सकते हो। अगर सेकेंड हाउस में जुपिटर है तो कैसा खाना पसंद होगा व्यक्ति को? क्या वो नॉनवेज खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, सेकेंड हाउस का जुपिटर है। ठीक है, वेजिटेरियन इंसान मिलेगा आपको ऐसा। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकती है, अगर जुपिटर रेट्रो हो जाए सेकंड हाउस में आकर तो हो सकता है कि इंसान को नॉनवेज पसंद आ जाए। लेकिन स्टिल अगर नॉर्मल जुपिटर यहाँ पर है, सात्विक ग्रह यहाँ पर है, तो आप ऐसे व्यक्ति को नहीं देखोगे नॉनवेज खाते हुए, सात्विक खाना पसंद करेगा। थर्ड हाउस, अब भाई हम पैदा हो गए, हमने खाना खा लिया, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा पैसा, हमारी धन दौलत, हमारा मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज हमने सेकेंड हाउस से देख ली। अब हमने पैदा हो गए, हमने खाना खा लिया, अब थर्ड हाउस में क्या आएगा? थर्ड हाउस में
हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल। देखो, कम्युनिकेशन स्टाइल, कम्युनिकेशन, सेकेंड हाउस हमारी आवाज थी हमारा, लेकिन हमको कहते हैं ना कि बोलना तो 3 साल तक की उम्र में एक बच्चा सीख लेता है, 2-3 साल में बच्चा सीख लेता है कि बोलना कैसे बोलना है, लेकिन क्या बोलना है, क्या बोलना है, इसको इसको समझते समझते उम्र निकल जाती है। कई बार बुढ़ापे तक जाकर ये समझ नहीं आता कि बोलना क्या है, मुंह खोलता और लड़ाई करवा हो जाती है। तीसरे घर में मंगल बैठा है, मुंह खोलेगा लड़ाई करेगा, केतु बैठा है। कोई भी जब मेलेफिक्स आ जाते हैं ना थर्ड हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति मुंह खोलते लड़ाई करता है। बोलना क्या है, बोलना मतलब थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं, इसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। अब मान लो थर्ड हाउस में सूर्य आ जाता है। सूर्य क्या है, अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव है, ठीक है। राज एक एक सूर्य बेसिकली राजा है। तो राजा किस तरीके से बात करता है, क्या राजा प्लीज करके बात करता है? नहीं ना। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर आता है तो क्या उसमें होता है प्लीज ऐसा कर लो, ऐसा कर लो? नहीं ना। आपको ऐसा करना है और इस तरीके से इस टाइम तक करना है, ये टाइम दे दिया गया है, गाइडलाइन दे दी गई है, ऐसा मानना है आपको। बहुत अथॉरिटी ड्रॉप होता है ना उसके अंदर। कभी पढ़ा है कोई गवर्नमेंट का लेटर ऐसे? राजभाषा किस तरीके की होती है? राजभाषा ऐसा करना है और इस तरीके से होगा। दैट इज अ क्लियर कट गाइडलाइन फॉर यू, इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट इज अ गाइडलाइन। तो थर्ड हाउस का सूर्य कैसे बात करेगा? थर्ड हाउस का सूर्य इसी तरीके से बात करेगा, क्योंकि वो हमारे बात करने का तरीका है। थर्ड हाउस क्या दिखा रहा है? थर्ड हाउस आपको आपके बात करने का तरीका दिखा रहा है। थर्ड हाउस हमारा सब कॉन्शियस माइंड की वो पहली लेयर है। थर्ड हाउस को ये समझना होगा, थर्ड हाउस हमारा सब कॉन्शियस माइंड की वो पहली लेयर है। पहली लेयर आप समझो, पहली लेयर से आप क्या देखते हो? पहली लेयर से आप ये देखते हो कि आपको, मान लीजिए मैं आपके सामने ना दो चीजें रखती हूँ, एक ये पेन और एक ये वाला पेन, ठीक है। अब आप सब लोग जो भी हैं इधर, उनमें से कुछ को ये वाला पेन पसंद आएगा, कुछ को ये वाला पेन पसंद आएगा, है ना। मैं आपसे रैंडमली पूछ रही हूँ कि आपको दोनों में से कौन सा पेन पसंद, तो कुछ ये वाला पसंद करेंगे, कुछ ये वाला पसंद करेंगे। क्यों? हमारी जो पसंद बन रही है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से बन रही है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने बोला ये अच्छा है, ये बढ़िया है। तो वो जो हमारा जो पहली पसंद होती है ना, जो फर्स्ट क्लिक होता है ना हमारा, वो थर्ड हाउस है। हमारी हैंड राइटिंग थर्ड हाउस है। हम किस तरह से लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए थर्ड हाउस में जुपिटर है, ऐसा व्यक्ति कैसा लिखता हुआ मिलेगा आपको? थर्ड हाउस में जुपिटर होगा तो ऐसा व्यक्ति आपको बड़े बड़े लेटर्स बनाएगा, वो कैपिटल लेटर्स में लिखेगा, क्योंकि जुपिटर बड़ा है। जुपिटर बड़ा है, तो जुपिटर अगर है थर्ड हाउस में तो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति बड़े शब्दों में लिखेगा, उसकी हैंडराइटिंग बड़ी हो जाएगी। अगर थर्ड हाउस में केतु है तो वो ऐसा व्यक्ति ना, जब आप उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार इसने बीच में कुछ छोड़ दिया है, बीच में अधूरी बात छोड़ दी है, बात भी अधूरी करेगा, बीच में बोलते बोलते रुक जाएगा। केतु है ना, केतु काटने का कारक है ना, वो बीच में स्टॉप लगा देता है, बाधा उत्पन्न करने का कारक, तो बाधा उत्पन्न कर देता है। समझ में आ रहा है? मार्स होगा तो बड़ी पेनी हैंडराइटिंग होगी उस व्यक्ति की। मार्स एक शार्प एजेस देता है आपकी हैंडराइटिंग में। तो बेसिकली हम ये कहने की बात ही कर रहे हैं कि थर्ड हाउस, अच्छा हमारी हैंडराइटिंग क्यों है, कैसे है? आपका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न दिखाती है आपकी हैंडराइटिंग। क्यों दिखाती है? क्योंकि थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड की फर्स्ट लेयर है। कोई इंसान आपको पसंद आया, क्यों पसंद आया? आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका फर्स्ट अट्रैक्शन है थर्ड हाउस, पहला अट्रैक्शन। प्यार आपको पांचवें घर से होगा, लेकिन फर्स्ट अट्रैक्शन कहां से होता है? पहले आप अट्रैक्ट होते हो, उसके बाद फिर आप प्यार में पड़ते हो किसी के साथ। तो वो अट्रैक्शन, अब अट्रैक्शन वो हर चीज के लिए, आप किसी के कपड़ों का पहनने का स्टाइल देख सकते हो उसके थर्ड हाउस से, क्योंकि उसके कपड़े वो चूज करता होगा ना।
और वो चूज कहां से कर रहा है? कोई भी इंसान चूज कहां से करता है? थर्ड हाउस से। हम अपने कपड़े चूज करते हैं, हम अपनी हैंडराइटिंग बनाते हैं, मतलब अपने हैंडराइटिंग वो करते हैं। आपका कपड़े, आपकी हैंडराइटिंग, आपके सिग्नेचर्स, आपका बोलने का तरीका, आप क्या कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने के तरीका, आप किस तरह से बोलते हैं, ये सब कुछ आप थर्ड हाउस से देखते हैं। आपकी कर्म का भाव है, आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो कैसे करते हैं? आपका कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से होता है। समझ में आ रहा है? फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस बेस कहा गया। ये बेस है, ये हमारी पूरी कुंडली का ना बेस है। बेस क्यों है? चौथा घर है यार, चौथा घर। चौथा घर माँ का घर कहा गया इसको। आपके जो इनिशियल फैमिली, सेकंड हाउस को तो हमने बोल दिया कुटुंब है, आपका पूरा कुटुंब, आपका पूरा कुंडबा, पूरा आपका चाचा ताऊ मामा, ये सारे रिसोर्सेज जहां से भी जो भी कुछ मिल सकता है। लेकिन ये फोर्थ हाउस जो है ना, ये वो हाउस है जहां पर आप क्लोज निटेड फैमिली में अपने मम्मी पापा के साथ, वो जो आपकी क्लोज फैमिली है ना, ये फोर्थ हाउस, ये आपके घर का माहौल है। आपके घर का माहौल अच्छा ना हो, आपके घर का माहौल अच्छा ना हो, क्या कुछ भी आपको सेटिस्फाई करेगा जीवन में? हो सकता है बहुत पैसा कमा लो, ये बेसिकली नहीं, आपकी फोर्थ हाउस है, ये आपके घर का माहौल है, ये आपके घर की शांति है, ये आपका मन है, ये आपका इनर 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 सोल। हम कहते ना कि यार ये व्यक्ति मन से उद्विग्न है या ये मन से शांत है। ये आपका मेंटल पीस है। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो ये मेंटल पीस है। हम कहते हैं ना, सारी दुनिया में इंसान कुछ भी कर कर आए, घर पर आकर शांति मिलनी चाहिए। ये घर पर आकर जो मिलने वाली शांति है, फोर्थ हाउस है। अगर यहां पर सैटर्न मार्स जैसे आकर प्लैनेट बैठ गए, लेने देंगे आपको ये मन की शांति? सैटर्न मार्स का मार्स, सैटर्न मार्स का बेसिक कैरेक्टर नहीं है शांत होना। इनफैक्ट यहां पर मरकरी भी शांत नहीं होने देता, क्योंकि फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस में मरकरी इंसान के मन में मन को विचलित करके रखता है। तो फोर्थ हाउस आपके मन की शांति, ये सबसे, ये आपका बेस है। ध्यान देना इस बात को, मैं बहुत बार बोलूंगी क्लास में, बार बार रिपीट करूंगी कि फोर्थ हाउस क्या है। फोर्थ हाउस आपका ना बेस है, आपका आपकी फाउंडेशन है। घर फाउंडेशन होती है ना, तो ये हमारा घर है, ये हमारी फाउंडेशन है। अब फोर्थ हाउस में सैटर्न आ जाए किसी के, ये आपका बचपन है, पता है। अब फोर्थ हाउस में सैटर्न आ जाए, ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? 100% आप उसको लिख कर दे दो, आपकी मम्मी आप बहुत स्ट्रिक्ट रही होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रही होंगी आपके साथ। क्यों? फोर्थ हाउस माँ का हाउस है, सैटर्न आ गया वहां पर। सैटर्न क्या है? सैटर्न स्ट्रिक्टनेस है, सैटर्न डिसिप्लिन है, सैटर्न दुख दर्द भी है। पीट पीट के बड़ा किया आपको, ठीक है। तो बेसिकली फोर्थ हाउस आपको ये दिखाता है कि क्या कितना कंफर्ट है आपकी लाइफ में। और कंफर्ट समझना ध्यान से, बहुत अमीर व्यक्ति भी मन से अनकंफर्टेबल हो सकता है। आप ये कितना अमीर है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना धन है, वो सेकंड हाउस से देखते हो, लेकिन इसके पास मन का कितना सुख है, वो आप फोर्थ हाउस से देखते हो। ये मन से कितना ज्यादा खुश है, प्रसन्न है, ये फोर्थ हाउस से देखते हो। इसी वजह से इसको बेस बोला गया कि आप सारी चीजों का रेमेडी कर लो, लेकिन ये फोर्थ हाउस का जब तक प्रॉब्लम रहेगा ना, तब तक इंसान दुखी रहेगा, तब तक वो सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा। फोर्थ हाउस के प्लैनेट्स का अच्छा होना, आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस अगर सेटल्ड है ना इंसान का, इंसान आपके पास आएगा ही नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं। उसका फोर्थ हाउस सेटल्ड हो, कहेगा नहीं, ऐसा जैसे कोई परेशानी नहीं है, अगर मैं 2 पैसे कम भी कमा रहा हूं तो भी चलेगा, अगर थोड़ा बहुत शरीर में तकलीफ है तो भी चलेगा, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी फ्रॉम माई हार्ट। फोर्थ हाउस अच्छा मिलता है हम जब बहुत सारे लोगों को सुख देकर आते हैं ना, हम जब बहुत सारे लोगों को सुख देकर आते हैं, हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर कर आते हैं, उनको मेंटली पीस देकर आते हैं, तब जाकर इस लाइफ में हमें फोर्थ हाउस अच्छा मिलता है। फोर्थ हाउस
से आप सारी लग्जरी देख सकते हो, आप सारी सुख सुविधा देख सकते हो इंसान की, कि वो 4th हाउस हमारे आराम का घर है। ध्यान रखना, 4th हाउस किसका घर है? 4th हाउस हमारे आराम का घर है, हमारे रिलैक्सेशन का घर है, मेंटल पीस का घर है। सुबह से धक्के खाने के बाद जब आप घर पर आपको आकर आराम मिल जाए ना, वो 4th हाउस है। समझ में आया? 4th हाउस। 5th हाउस, 5th हाउस हमारी लर्निंग्स का है, एजुकेशन का है। 5th हाउस मान सम्मान प्रतिष्ठा का है। हमें जो मान सम्मान मिलता है ना, वो 5th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का है, पूर्व पुण्य कर्मों का है। ऐसा लिखा हुआ है पूर्व पाप कर्मों का भी है। 5th हाउस से ही देखते हैं कि ये पूर्व पुण्य, पूर्व जन्म में जहां से भी हम आ रहे हैं, जिस भी जगह से हम आ रहे हैं, देख लो जिस भी जगह से हम आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस से बताया था ना मैंने, किस प्लैनेट से निकल कर आए हो आप, तो जिस भी प्लैनेट से निकल कर आए हो, उस प्लैनेट से संबंधित या किस पर्टिकुलर चीज से संबंधित प्रॉब्लम हुई है, जो कि आपको ये 5th हाउस ऐसा मिला है। 5th हाउस एक चीज मान के चलना, जो भी आपको जिंदगी में मान सम्मान इज्जत पोजीशन रैंक मिलती है, वो 5th हाउस की वजह से मिलती है। 5th हाउस से आप सीखते हो, नई चीजें सीखते हो। 5th हाउस से आप रेमेडी देते हो सामने वाले को, अपने लिए। आप 5th हाउस आपकी हीलिंग का घर है। आप देखो कोई बीमार हो जाए इंसान, हम कहते हैं 5th हाउस की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों 5th हाउस की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी या 5th हाउस को एक्टिव करना पड़ेगा? क्योंकि यहीं से उसका शरीर ठीक होगा। वैदिक में हम 5th हाउस से कनेक्टेड सॉल्यूशंस करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हम पास्ट लाइफ के सिंस होते हैं उनको रिमूव कराने के लिए, कि चलो आपने पहले ही कर दिया, उसके बाद अभी फिलहाल ये करके माफी मांग लो। ठीक है, अगर आप अपने जो भी आपने किया है उसके लिए आप माफी मांग लो, तो आपका जो सिन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो 5th हाउस आपको ये बताता है कि आपने क्या करके आए हो। और 5th हाउस किसका है? 5th हाउस हमारे बच्चों का है, हमारी संतान का है। कहते हैं ना संतान, आप संतान आप चूज नहीं कर सकते ना। संतान आप चूज नहीं कर सकते ना, मुझे ये वाली आत्मा चाहिए अपने घर में, मुझे ये वाली आत्मा चाहिए अपने घर में। आपको संतान कैसे मिलती है? आपको संतान मिलती है, आप जो काम कर कर आए हो उसके बेस पर आपको संतान मिलेगी। एक बार को लाइफ पार्टनर में फिर भी चॉइस होती है, एक बार को लाइफ पार्टनर में फिर भी चॉइस होती है, लेकिन एक संतान एक लौती ऐसी चीज है आपके पास जिसके बारे में आपको कोई चॉइस नहीं दी गई। जो आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश कर गई उसको तो आपको करना ही है, उसके उसके साथ आपको जो भी आपके कर्म रहते हैं उनको तो पूरा करना ही करना पड़ेगा, एनी हाउ पूरा करना पड़ेगा, एंड दैट इज द प्रकृति। तो 5th हाउस हमारा फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा 5th हाउस। फर्स्ट हाउस ये बता रहा है आप कौन से ग्रह से आए हो। 5th हाउस ये बता रहा है क्या कर कर आए हो। 5th हाउस ये बता रहा है आप क्या क्या उत्पात आपने या क्या क्या प्रॉब्लम आपने की थी, या क्या अच्छा किया था जिसको करने के लिए, जिसको भुगतने के लिए आप यहां पर आए हो। 6th हाउस, 6th हाउस को त्रिषुड़ाया में से एक बोला गया। रोग ऋण शत्रु, बेसिकली जो 6 रिपु है ना, 6 जो एक मेलेफिक चीजें हैं, किसी से शत्रुता हो जाना, कंपटीशन करना, रोग होना, ऋण ले लेना, सेवा करना, नौकरों का घर है। छठा घर किसका घर है? नौकर का घर है। तो नौकरी देखते हैं, अगर आपको नौकरी करनी है तो 6th हाउस देखेंगे। आपको कंपटीशन देखना है तो 6th हाउस देखेंगे। कोई बीमार है तो 6th हाउस देखेंगे। किसी को लोन लेना है तो 6th हाउस देखेंगे। जेलसी देखेंगे, 6th हाउस देखेंगे, किसको कितनी जेलसी, मतलब किसके अंदर क्या भाव है जेलसी का, तो वो 6th हाउस देखेंगे। तो बेसिकली 6th हाउस से आप ये सारी चीजें देखते हो। 6th हाउस आपके डेली रूटीन का है, ध्यान रखना इस चीज को। 6th हाउस आपके डेली रूटीन का है।
सिक्स हाउस डेली रूटीन का है। अब देखो थर्ड हाउस में क्या था, थर्ड हाउस और सिक्स हाउस किस तरह से कनेक्टेड है। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड की फर्स्ट लेयर थी। आपका डेली रूटीन कैसे चलता है, आप कौन सा काम ऐसा होता है जो कि आप बिना चाहे कर रहे होते हो, बिना चाहे कर रहे होते हो। आप एक पर्टिकुलर समय पर उठते होगे और उस पर्टिकुलर समय पर अगर आप उठ रहे हो तो आपकी आंखें बिना आपको मतलब आपके चाहे भी खुल जाती होंगी कि उस पर वो टाइम हो गया और आपकी अब आंखें खुल जाएंगी, अब आप नहीं सो पाओगे उसके बाद। क्यों? आपका सबकॉन्शियस माइंडसेट है ना उस डेली रूटीन के लिए। हम डेली रूटीन में हम खाना कैसे खाते हैं, हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं, लेकिन हम खाना वो खाते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको बोल रहा होता है। ठीक है, हमारा टेस्ट डेवलप होता है डेली रूटीन में। हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, जो आप बिना सोचे समझे कर रहे हो, बिना एक्टिव मोड के भी आप वो काम कर रहे हो डेली रूटीन में, वो थर्ड हाउस से ही तो आ रहे हैं। आपका जो भी आपका डेली रूटीन है वो थर्ड हाउस से बन रहा है। तो ये डेली रूटीन, आप रोजाना क्या काम करोगे, ये डेली रूटीन। तो सिक्स हाउस हमारे कंपटीशन, हमारे डेली रूटीन, हमारा जितना भी हमारा, हमारी बीमारियां और वो सारी चीजें हम सिक्स हाउस से देखते हैं। ठीक है, सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस सबसे पहले आता है स्पाउस, फिर आपकी पब्लिक इमेज। ठीक है, बेसिकली सेवंथ हाउस बहुत सारी चीजें हैं, पब्लिक इमेज, पब्लिक डीलिंग, सेवंथ हाउस आपसे, आपके सामने, अब आप सब लोग मेरे लिए क्या हो, अब आप सब लोग मेरे लिए सेवंथ हाउस। क्यों? क्योंकि आप मेरे सामने हो। तो जो भी आपके आपके सामने, आप ये हो ना, आप ये हो और आपके सामने कौन है, एग्जैक्टली आपके सामने कौन है, वो जो सारे लोग खड़े हैं ना वो आपके सामने है। सेवंथ हाउस आपका पार्टनरशिप का है, सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का है। ठीक है, सेवंथ हाउस अगर मैं बात करूं, जब सेवंथ हाउस किसी का बहुत अच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहो तो आप रिटेल का काम बहुत अच्छा कर पाओगे क्योंकि सेवंथ हाउस बहुत अच्छा है। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी रहेगी, रिटेल में आपको पब्लिक डीलिंग चाहिए होती है ना, तो रिटेल के काम में आपको पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी रहेगी। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस अगर फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि घर आपका एक दूसरी जगह पर भी बन सकता है। बताऊंगी आगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बेसिकली सेवंथ हाउस को आप सबसे पहले किस चीज से लोगे, सेवंथ हाउस को सबसे पहले आप स्पाउस से लोगे, फिर पार्टनर से लोगे, फिर आपकी पब्लिक इमेज, पब्लिक डीलिंग, फिर आपका एक फिफ्थ हाउस से भी आपने क्या देखा, मान सम्मान देखा। सेवंथ हाउस से आप पद देखते हो कि पद ऊंचा होगा कि नहीं होगा। कई बार हमें मान सम्मान तो मिल जाता है, बहुत मिल रहा है ऑफिस में मान सम्मान, हमारा पोजीशन नहीं मिल पा रही है हमको, हमारा पद ऊंचा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो पद ऊंचा होता है ना, प्रमोशन जो होता है, पद में प्रमोशन जो होता है वो सेवंथ हाउस से होता है। ठीक है, एट्थ हाउस, हाँ, एट्थ हाउस जो आप पढ़ रहे हो वही है एस्ट्रोलॉजी। एक ऐसा गहरा कुआं जिसकी था नहीं, जिसका कोई कोई आपको नहीं पता कि ये कितना कितना गहरा है, पता ही नहीं है। इतना अंधेरा है इधर, इतना अंधेरा है, जैसे कि फर्स्ट हाउस में लाइट थी ना, आप पैदा हुए थे, लाइट है पूरे, फर्स्ट हाउस इज फुल ऑफ लाइट, एट्थ हाउस इज डार्क, कंप्लीटली डार्क, कंप्लीटली डार्क, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इधर। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, बदलाव का हाउस है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस का हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, इजी होते हैं कि डिफिकल्ट होते हैं? बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल इजी। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, मतलब आपके कंप्लीट चेंज का है। एट्थ हाउस मृत्यु का है। आप कंप्लीट चेंज कब होते हो, शरीर त्यागने के बाद नया शरीर ले लेते हो ना, कंप्लीट चेंज हो जाते हो। तो आठवां घर मृत्यु का है। आठवां घर में जो चीज, आठवां घर में चीज आके मरती है और उसके बाद जन्म लेती है। आठवें घर में जो चीज आप आ गई ना, आठवें घर में उसको मरना पड़ेगा और दोबारा जन्मना पड़ेगा। मतलब दोबारा से उसके मरना का मतलब आप लिटरल मरना मत समझना, मरने का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, आपको लगेगा कि खत्म हो गई और उसके बाद वो दोबारा जन्म ले। दैट दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज एट्थ हाउस।
8वां घर ना अचानक है, एकदम 8वां घर सडन लॉसेस और सडन गेन्स का भी है। तो 8वां घर इज लाइक 8th हाउस इस तरह का घर है जहां पर आप रिसर्च करते हो, उन चीजों को ढूंढते हो जो कि चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, अंधेरे में है। साइंटिस्ट का घर है। साइंटिस्ट क्या ढूंढते हैं? जो चीजों का पता ही नहीं है। धरती गोल है, ऐसे लोग मतलब धरती गोल है, अभी ढूंढा गया ना। पहले तो लोगों को क्या लगता था? पहले लोगों को लगता था ना कि धरती तो चपटी है। ऑल्दो हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले बोलते थे कि हमारी पृथ्वी गोल है, आकाश में सब ग्रह नक्षत्र एंड ऑल सब, लेकिन स्टिल फिर भी एक बार हम कहते हैं कि चलो साइंटिफिकली प्रूव होने से पहले तो लोग ये मान रहे थे कि धरती चपटी है। तो जो चीजें बिल्कुल अंधेरे में थी, बिल्कुल अंधेरे में थी, उनको ढूंढा गया, उनके ऊपर रोशनी लेकर आई गई, बहुत मेहनत लगी, बहुत ज्यादा खोज हुई, अंधेरे में लोगों ने तीर चलाए और उसके बाद खोजी इंफॉर्मेशन। 8th हाउस का मतलब है कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो, कोई भी आप ऐसी चीज को ढूंढ रहे हो जिसको नहीं ढूंढा गया है अभी तक, वो 8th हाउस। मैंने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी ढूंढ निकाली, 8th हाउस। ठीक है, मैंने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कर दिया, 8th हाउस। जिस चीज को जैसे नहीं देखा गया था उसको वैसे देखना और उसको वैसे ट्रांसफॉर्म करके दुनिया के सामने लेकर आना, 8th हाउस। 8th हाउस पीड़ा का भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रांसफॉर्मेशन बिना पीड़ा के नहीं होती, तो 8th हाउस पीड़ा का भी है। 9th हाउस, अब 8वें घर से चीज मर गई है तो 9वें घर में दोबारा जन्म लेगी कि नहीं लेगी? लेगी ना। तो ऑब्वियस सी बात है 9th हाउस से हम कहते हैं हमारी सोल जो है ना, सोल एंट्री करती है 9th हाउस से। हम जन्म तो 1st हाउस से लिया है हमने, ये जो शरीर है वो तो 1st हाउस से आया है, लेकिन जो हमारी सोल ने एंट्री की है ना, हमारी जो सोल ने एंट्री की है वो 9th हाउस से की है। इसीलिए इसको त्रिकोण बोला गया, 159 को। सोल ने एंट्री ली 9th हाउस से, शरीर मिला 1st हाउस से, और अब क्या होगा इस जन्म में, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपको कितना मान सम्मान मिलेगा, क्या कैसा बालक मिलेगा, कैसा, ये सारी चीजें होंगी, वो 5th हाउस बताएगा। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 159 को इसलिए त्रिकोण माना गया। 9th हाउस, अब 9th हाउस, 9th हाउस बीज है। ध्यान देना, 9th हाउस क्या है? आपका बीज है, जिस बीज से आप जन्मे हो, वो बीज है 9th हाउस। 9th हाउस आपके गुरु का है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, क्योंकि 9th हाउस से ही ट्रैवल कर कर आया है ना आपका ये जो बीज आया है, जो आप जब आप वॉर्म में आए होगे, आप मदर के वॉर्म में आए होगे, तो वो 9th हाउस से आए हो आप। ठीक है, तो आपका वो जो बीज पड़ा है ना, वो 9th हाउस है। जिस बीज से आपका ये 1st हाउस का पेड़ बना है ना, वो 9th हाउस है। तो 9th हाउस बेसिकली, 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आए हो ना। तो वो 9th हाउस से आप क्या देखोगे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखोगे। 9th हाउस से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी देखोगे। 9th हाउस से आप अपने फादर को देखोगे। ध्यान दो, फादर को 9th हाउस से क्यों देखा जाता है? क्योंकि वो जो बीज आ रहा है वो फादर से आ रहा है ना, मदर के अंदर जो बीज आ रहा है वो फादर से आ रहा है। तो 9th हाउस से आप अपने फादर देखते हो, 9th हाउस से आप अपने गुरु देखते हो, लॉन्ग जर्नी देखते हो, अपना स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देखते हो। 9th हाउस से आप अपनी हायर स्टडीज देखते हो कि आप क्या पढ़ोगे, कितना हायर जाओगे, कितनी हायर स्टडीज पर जाओगे। 9th हाउस से आप कंसल्टेशन देखते हो। कंसल्टेशन, ध्यान देना, 9th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के जब आप किसी को सलाह देते हो, गाइडेंस देते हो, रास्ता दिखाते हो, तो वो 9th हाउस कंसल्टेशन का मतलब 9th हाउस है। ठीक है। 8वें घर से आप एस्ट्रोलॉजी तो कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो एस्ट्रोलॉजी, आप ढूंढ सकते हो एस्ट्रोलॉजी में कुछ, लेकिन जब तक आपका 9th हाउस स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक आपकी सलाह, आपकी दी हुई रेमेडी काम नहीं करती है। क्योंकि आपको, जब आप किसी को सलाह दे रहे हो ना, 9th और 5th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस सलाह है, 5वां का रेमेडी है। रेमेडी काम करेगी जब ये दोनों हाउस अच्छे एक्टिव हो रहे होंगे। तो 9th और 5th हाउस बड़ा अच्छा होना चाहिए अगर आपकी रेमेडी काम करनी है तो।
इसी 9th और 5th हाउस को अच्छा करने के लिए ये जो मैं कई बार मैं रिचुअल्स बताती हूँ कि देयर शुड बी सम रिचुअल्स इन योर लाइफ। उठो, सुबह उठकर गायत्री का पाठ करो, बहुत बहुत जरूरी है। आपको अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपका 9th और 5th हाउस अच्छा होना चाहिए। 9th और 5th हाउस अच्छा होगा, आपकी लाइफ तो अच्छी होगी, लेकिन आपकी दी हुई रेमेडीज की क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक चीज ध्यान रखना, मैं वही दे सकती हूँ जो मेरे पास है। मुझसे केमिस्ट्री पूछोगे तो नहीं आती मुझको, मुझे बायोलॉजी भी नहीं आती है। तो मुझे क्या आता है, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है। एस्ट्रोलॉजी पूछोगे बता दूंगी, हो सकता है कि पक्का सीएस इसका कोई सब्जेक्ट पूछ लो तो वो भी बता दूंगी। लेकिन कुछ ऐसा पूछ लोगे जो मेरे पास है ही नहीं तो नहीं बता पाऊंगी। तो इसी वजह से अगर आपके पास खुद आप एक एस्ट्रोलॉजर हो और आपका खुद का 9th और 5th हाउस वीक है ना, सामने वाले को रेमेडी नहीं पहुंच पाएगी। खुद का 9th और 5th हाउस बहुत स्ट्रांग करना। और कैसे 9th और 5th हाउस कैसे स्ट्रांग होते हैं? 9th और 5th हाउस मंत्र का है, ध्यान दो इस बात को। 5th हाउस मंत्र का है, 9th हाउस एक ऐसी विश्वास का, एक ऐसे विश्वास का है जो कि हमेशा बना हुआ है। 9th हाउस का विश्वास नहीं टूटता है, ठीक है। 9th हाउस पिता है ना, पिता के ऊपर विश्वास करते हैं ना हम लोग। यार ये अगर हवा में भी उछाल रहा है तो पकड़ लेगा, वापस कैच कर लेगा। बच्चा रोता नहीं है जब पिता उछालता है, तो वापस से उसको उसको भरोसा है कि यार मेरा पिता मेरे को कैच कर लेगा, गिरने नहीं देगा। तो 9th हाउस उस विश्वास का है। तो जब आप विश्वास के साथ रोजाना मंत्र जाप करते हो तो आपका 9th और 5th हाउस एक्टिव होता है। अब कौन सा मंत्र जाप? आपका सूर्य कहीं पर भी बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, मतलब कहीं पर भी, वो 8वें घर में भी बैठा है, वो 12वें घर में भी बैठा है। सूर्य अगर आपका कहीं पर भी बैठा है, फर्क नहीं पड़ता। आप ज्योतिष पढ़ रहे हो और आपको ज्योतिषीय सलाह देनी है, आपके लिए गायत्री मंत्र और वैदिक पढ़ रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप वैदिक पढ़ रहे हो, आपके लिए गायत्री मंत्र का पाठ करना मैंडेटरी है। मतलब ये रिकमेंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। कैसे करना है गायत्री मंत्र का पाठ? उठकर सुबह सुबह आपको उठना है, 5 से 7 के बीच में नहीं सोना। आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, जिस समय पर ज्योतिष प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स का राजा कौन है? राजा है सूर्य। सारे प्लैनेट्स का राजा है सूर्य। सारे प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। राजा उठ गया, आप सो रहे हो। इज इट लाइक क्या ये सही है? नहीं सही है ना। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। हाँ जी। सो राजा उठ गया, आप सो रहे हो, सही नहीं है ना। कहा, कौन सा राजा आपको अपना फेवरेट बनाएगा अगर वो उठ जाए और आप सोते रहो? तो सबसे पहले अगर आप ज्योतिष कर रहे हो, 5th हाउस का नेचुरल रूलर है सूर्य। तो आपका सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहीं पर भी बैठा है, आपको 5 से 7 के बीच में नहीं सोना है। अगर आप वैदिक पढ़ रहे हो तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि मान के चलनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो आपको नहीं सोना है 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में नहीं सोना है। और उसके बाद सुबह उठ के नहा धोकर अपना जो भी, अगर आप कोई और पूजा करते हैं तो वो रिचुअल कीजिए। और अगर नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते तो सिंपली एक आसन लेकर बैठ जाइए और अपने आप को गायत्री मंत्र के लिए तैयार कीजिए। गायत्री मंत्र के लिए तैयार कैसे किया जाता है? जो मैंने आपको गणेश जी का बीज मंत्र का उच्चारण करवाया जब क्लास स्टार्ट हो रही थी, या तो उसको 10 से 15 बार उच्चारण कीजिए। आप अपने आप को गायत्री मंत्र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी बॉडी को गायत्री मंत्र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। या फिर 10 से 15 बार अपनी सांस को लंबा गहरा लीजिए, रोकिए और उस होल्ड करके उसके बाद फिर रिलीज कर दीजिए। फिर लंबा गहरा सांस लीजिए। अपनी बॉडी को, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे हो गायत्री मंत्र करने के लिए। जब हो जाए तो उसके बाद कोई सी भी माला जो आपके मन को अच्छी लगे, जिसमें 108 बीड्स हो, कोई भी माला
माणिक की हो, ये कहते हैं उसे क्रिस्टल्स की हो, कोई भी माला, रुद्राक्ष की हो, कोई सी भी माला, माला साधन है, उसको वो मत बनाना मैम ये कैसे होनी चाहिए, उन्होंने इतना वो नहीं करना, ठीक है। माला साधन है, केवल साधन कोई भी हो, आपको जहां पहुंचना है आप पहुंच जाओगे, तो माला साधन है, साध्य नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, गायत्री मंत्र का पाठ करना है 108 बार, वो एक माला, सिर्फ एक माला, कुछ मत करना, और आपको फर्स्ट डे से रिजल्ट दिखाई देगा इसका, फर्स्ट डे से आपको सिर्फ एक माला करनी है। और इस तरह से नहीं करनी कि ओम भूर्भुवः, ऐसे नहीं, बहुत आराम से तरीके से, कि आपकी एक माला को खत्म होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। जब आप गायत्री मंत्र को एक ढंग से करते हो तो आपको उसको 20 से 25 मिनट लगते हैं खत्म होने में, एक माला को, बस आपको एक ही माला करनी है आराम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आराम से, इस तरीके से आराम से करना है, ये नहीं कि हड़बड़ी में नहीं करना। 20 से 25 मिनट लगेंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुरंत गायत्री मंत्र करते तुरंत नहीं उठ जाना है, बैठे रहना है 10 मिनट तक एटलीस्ट, और बैठना है गायत्री मंत्र को एब्जॉर्ब करने के लिए। 10 मिनट तक और बैठना है। उस 10 मिनट में आपका जो मन करे, आपका मन कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा, आप सिर्फ आईज क्लोज करके अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि सांस आ रही है और जा रही है। वो 10 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर नहीं करनी, मेडिटेशन पहले कर ली थी या जो भी है, आप सिंपली कोई भी ऐसी चीज लेकर, जैसे मैं जनरली हनुमान चालीसा करती हूँ क्योंकि मैं अपनी मेडिटेशन पहले कर लेती हूँ, तो मैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैं उठ जाती हूँ, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको गायत्री मंत्र के लिए, अगर आप वैदिक पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको ये करना ही करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और अपना 5th और 9th हाउस एक्टिव करने के लिए भी। जब आप किसी को गाइड करते हो, एस्ट्रोलॉजिकली गाइड करते हो, आप उसके भाग्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हो, आप उसके 9th हाउस के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हो, समझो। मैं अगर एक दुखी आदमी को 100 रुपए दे दूं, चलेगा? चलेगा ना? क्या मेरे पास केवल 500 रुपए हैं, केवल 500 रुपए, और मैं आगे कमा भी नहीं रही, और उसके बाद मैंने उसको 100 रुपए दे दिए, तो चलेगा? कमाना पड़ेगा। अगर मैं कमा रही हूँ, मैं अब लाखों कमा रही हूँ, करोड़ों कमा रही हूँ, उसके बाद मैंने किसी को 100 रुपए दे दिए, हार्डली टू मैटर, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी खुश रहो, मैं अपना कमा रही हूँ। यू हैव टू अर्न, कमाओ, ठीक है। 5th हाउस और 9th हाउस की एक्टिविटी करो, कमाओ, तब दो दूसरों को, ठीक है। समझ गए होगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ, कि कमाना बहुत जरूरी है, तो कमाते रहो और देते रहो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद बात करते हैं, 9th हाउस की बात हो गई, हमारा भाग्य का घर है, हमारा भाग्य का घर है। 10वां घर, 10वां घर हमारे कर्म का घर है। जो भी कर्म आप कर रहे हो, जो भी कर्म, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम लोग प्रोफेशनली करते हैं वो तो है ही है 10th हाउस, लेकिन जो भी हम काम वैसे भी करते हैं ना, इन जनरली भी जो हम काम करते हैं वो भी हमारे 10th हाउस से। इंसान जो भी कर्म करता है वो अपने 10वें घर से कर्म करता है। इन सारी चीजों को मिलाकर जो हमें प्रॉफिट्स होते हैं, जो हमें लाभ होते हैं, वो किससे होते हैं? हमारे लाभ हैं हमारे 11th हाउस। हमारा बड़ा भाई है हमारा 11th हाउस, हमारे बड़े लोग हैं हमारे 11th हाउस। जैसे हमारा छोटा भाई हमारा 3rd हाउस था, माँ हमारी 4th हाउस थी, हमारे बच्चे हमारे 5th हाउस थे, ठीक है। हमारे मामा हमारे 6th हाउस थे, हमारा स्पाउस हमारा 7th हाउस था, 8th हमारे इन लॉज का घर है, 9th हमारे फादर का हाउस है, 10th हमारे फादर की फैमिली है, 11th हमारे बड़े लोग हैं, हमारे बड़े भाई बहन है, ठीक है, जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होना हो, 11th हाउस हमारे फिर भी बड़े भाई बहन है, ठीक है। 11th हाउस हमारे भाइयों का घर है, बड़े भाई बहनों का घर है। और 12वां घर मोक्ष द्वार, मोक्ष द्वार मतलब निकल लो, अब 1st हाउस से आए थे, 12वें घर से चलो, बाय बाय। एक्सपेंसेस हैं, फॉरेन लैंड्स हैं, 12वें घर से आप
जेल देख सकते हो जहां पर आप एक्सक्लूजन में, आप आइसोलेशन में चले जाओगे। अब जेल में आप आइसोलेशन में चले जाते हो ना, या फिर मेंटल हॉस्पिटल्स, आप आइसोलेशन में चले गए। तो आइसोलेशन, जहां पर भी आइसोलेशन है ना, वो 12वां घर है। 12वां घर आपका आइसोलेशन है, 12वां घर आपका मोक्ष है। 12वां घर इज लाइक एक्स खर्चे, आपसे चीज जुदा हो गई, आपसे आपके हाथ आपने छोड़ दी। 12वां घर छुड़वाने का है, इसीलिए केतु वहां पर, केतु का घर कहा, मतलब बेसिकली इसको हमने कहा कि ये केतु की जगह है। केतु का काम भी तो छुड़वाने का है ना। तो 12वें घर का काम भी क्या है? छुड़वा देना। आपको आपकी जमीन, आप जहां पैदा हुए वहां से छुड़वा के आपको फॉरेन लैंड ले गया। तो 12वां घर किसको बोला? फॉरेन लैंड का घर है ना, विदेश जाने का घर है। विदेश यात्राएं कैसे देखी जाती है? 12वां घर जब तक रोल प्ले नहीं करेगा तब तक विदेश यात्रा होगी नहीं। तो 12वां घर, ये सारे के सारे जो आज मैंने आपको बताया, ये हाउस की चर्चा की। अब हम छोटा छोटा सा वो कर करके पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से हम इनमें प्लैनेट्स और राशि देखते हैं। अब की बार जो हमारा पैटर्न होगा ना पढ़ाने का, वो इस तरीके से होगा कि आपको, मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको, ऑल्दो मैंने आपको आज फिर दोबारा से सारे घरों का एक बार जिस्ट दी है, लेकिन तब भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको प्लैनेट्स के नाम और उनकी राशियों के, मतलब राशि के नाम, प्लैनेट्स के नाम ही आते होंगे। आपको हाउसेस का नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पर अब आगे की 7-8 क्लास हम लोग प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट कौन सी, मतलब बेसिकली सबसे पहले राशि पढ़ेंगे, कौन सी राशि कौन से घर में क्या काम करती है। बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत अलग तरीके से बताऊंगी, जिससे कि आपको किसी का भी चार्ट देखकर ये समझ में आ जाए कि उसको बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या कहता हूं। आपको आपकी जो सच्चाई हो ना, वो आपके सामने ऐसे 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 सीधी सच्चाई सामने क्लियर कट वे में आ जाए। ठीक है, उसकी बीमारी, उसका पैसा, उसका प्रोफेशन, उसका, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये कोर्स करने के बाद ना आप लोगों से ना पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। आप बोलो देखो ये प्रॉब्लम है और ये आप कर लो तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्लास में बस एक ही चीज बोलूंगी, क्लास मत छोड़ना, क्योंकि जब हम क्लास छोड़ देते हैं ना तो पाइलअप इतना ज्यादा हो जाता है, हमारा दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो क्लास मत छोड़ना बस, बाकी तो और क्या ही है। बाकी होप सो कि नेक्स्ट वीक तक मेरा गला अच्छा हो जाएगा और मैं पूरी 2-2.5 घंटे की क्लास ले पाऊंगी। आज तो बस मैंने, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना था, आज के मुहूर्त में स्टार्ट करना था, तो मैंने आज के मुहूर्त में स्टार्ट किया है। ठीक है, और फिर आज के मुहूर्त में मुझे एक और क्लास स्टार्ट करनी है। आई थिंक 8 बजे, 15 मिनट रह गए हैं बस। 8 बजे आई हैव टू टेक रेस्ट, अपने गले को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जो भी, अगर आपके, वैसे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास हम एंड करेंगे। ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री राम। नेक्स्ट वीक जो भी आपको टाइम दिया गया, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट जो भी क्लास का आपको टाइम दिया गया उस टाइम पर मिलते हैं। ठीक है।